मैं तो आज भी कहता हूं, मत मानिए मेरी बात को आप कि लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में हुआ, मत मानिए मेरी बात को आप कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 80 में नहीं हुआ, लेकिन यह बात जान लीजिए कि जो आज इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह इतिहास का विकृत पक्ष है, इतिहास का भ्रमित पक्ष है। 10 लोग बैठे हैं, नए सिरे से घूम घूम कर जगह जगह जाकर के करें। अभी मैं गया था, अभी आपको बताऊं, बीच में किसी ने कहा कि मोरोपंत तांबे लक्ष्मीबाई के साथ यहाँ से जो बिठूर गए जल मार्ग से गए थे, और आज के समय में भी जाना साध्य नहीं है, भले असाध्य ना हो। 1835-40 में जाना साध्य था क्या? पर बीच में फतेहपुर खागा का जो जंगली इलाका पड़ता वो डकैतों का इलाका था। मैंने इस चीज़ को, अभी मैं चित्रकूट, बांदा, इन सारी जगहों पर मैं खुद गया था, करीब 15 दिन घूमा हूं मैं, जहाँ से मैंने साक्ष्य संग्रह किए हैं। वहाँ से पता चला कि यहाँ से ये लोग तो बरगढ़ गए थे, प्रयाग से। अच्छा, प्रयाग यहाँ गए। प्रयाग में एक ठो नगार खाना है तारागंज में, नगार खाने के बगल में ही एक ठो हवेली थी, उस हवेली में ये टिके थे जो इनके रिश्तेदार की थी। वहाँ पर रुके, वहाँ से बरगढ़ गए, और बरगढ़ में अली बहादुर जंग की सहायता से, मतलब मस्तानी के पोते, अच्छा, शमशेर बहादुर के पुत्र, उनकी सहायता से बरगढ़ से घाटमपुर तक गए, और घाटमपुर से कानपुर गए। घाटमपुर से कानपुर 7-8 किलोमीटर है, वहां से 9 मार्ग से जाया जा सकता है, दिन भर में आप आराम से पहुंच जाएंगे। अब लोग जब जाएंगे ही नहीं या तर्क नहीं खोजेंगे तो हठवादिता से इतिहास नहीं चल सकता। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं तो विज्ञान का और कानून का विद्यार्थी हूं। मैं तर्क में विश्वास करता हूं। अब ये मैं जो भी चीज कह रहा हूं वो तर्क के आधार पर कह रहा हूं कि जब 1830 में ही चिमाजी अप्पा का निधन हो गया, पूरे लाव लश्कर के साथ वापस पूना चले गए, तो चिमाजी अप्पा के साथ आए हुए मोरोपंत तांबे यहाँ क्या कर रहे थे? नंबर 1, जब चिमाजी अप्पा यहाँ आए 1818 में आए, और उसके पहले से मोरोपंत तांबे उनके यज्ञशाला में पुरोहित थे, 50 रुपये महीने पर। तो क्या 1811 में जन्मा हुआ एक बालक 5 साल 6 साल की उम्र में किसी की यज्ञशाला में पुरोहित हो सकता है क्या? मोरोपंत तांबे जब काशी आए, एक सामान्य परिवार के सामान्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने, उनकी पत्नी ने जिस कन्या को जन्म दिया, उस जन्म स्थान के बारे में बनारस के बहुत से लोग विज्ञ हों, भिज्ञ हों, उसको लेकर के सतर्क हों, उसकी सुरक्षा के लिए सन्नद्ध हों, इसकी उम्मीद कम की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन 1850-51 में जब आए होंगे, लक्ष्मीबाई अपने पति के साथ ही आई होगी 51 में, उस वक्त झांसी के महाराज की महारानी के रूप में आई थी। उनके साथ एक पूरा कुनबा आया था, उनके साथ छोटी सेना की टुकड़ी आई होगी। वो जिस जगह रुकी होंगी उसको लोगों ने लक्ष्मीबाई का बाड़ा उस समय कहा होगा। उस समय जिसको लक्ष्मीबाई का बाड़ा कहा गया, जब 1857 में लक्ष्मीबाई ने 1857-58 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, नाम कमाया, यश कमाया, उसके बाद भी अगर स्थानीय प्रशासन या यहाँ के नागरिक लक्ष्मीबाई के बाड़े को धरोहर के रूप में सुरक्षित नहीं रख सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो जन्मस्थान के बारे में वो कितने सतर्क रहे होंगे, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अब लक्ष्मीबाई जब यहां आई होगी, महारानी के रूप में जब आई होंगी, तो जाहिर सी बात है किसी झोपड़े में तो रही नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अब चाहे मकान बनाया हो, उस वक्त गंगाधर राव की कुछ संपत्ति भी काशी में थी, 80 घाट के पास, ऐसा भी वर्णन झांसी में मिलता है। अब वो संपत्ति कहाँ थी 80 के पास? क्योंकि 80 बहुत बड़ा एरिया था, उसमें बदैनी वगैरह सब उसी में शामिल था, भद्रवन, और उसके बाद सीधे 80 आता था, उसके बीच का कोई एरिया नहीं था, ये भद्रवन था, और उसके आगे पूरा 80 आता था। 80 का मतलब 80 गंगा संगम का पूरा क्षेत्र था। तो कहाँ पर था ये कहना कठिन है। हो सकता है वो जगह गंगाधर राव की जगह हो सकता है वो जगह काशीराज की जगह हो, क्योंकि आज उसे काशीराज का बाड़ा भी लोग कहते हैं। हाँ, जो मणिकर्णिका का बाड़ा जिसको लोग कहते हैं, उसको लोग काशीराज का बाड़ा भी कहते हैं। हो सकता है वो काशीराज की जगह हो। मराठों के काशीराज से अच्छे संबंध थे, उन्होंने उनको दी होगी जगह रहने के लिए। भाई एक राजा दूसरे राजा का अपने राज्य में अगर तीर्थ के लिए आया है तो स्वागत तो करेगा ही। जिस बंगश को बाजीराव ने हराया था, उसी बंगश में मालवा से लेकर काशी तक बाजीराव के माताजी की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अपनी सेना को लगाया था। आप इसकी कल्पना कर लीजिए, आपको इसका इतिहास में वर्णन मिलता है। अगर राधाबाई जब बनारस आने के लिए प्रस्थान की, बाजीराव ने कहा जाओ, और जब बंगश को खबर लगी तो बंगश ने खुद उनकी सुरक्षा और व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर लिया, जो कि बाजीराव से हार चुका था।
तो मराठों के साथ उस वक्त देखिए जो जीता वही सिकंदर वाली जो कहावत लोग कहते हैं ना, जिसका विजय पताका जिसकी चलती है उसकी सब जगह पूछ होती है। तो काशीराज ने अपनी जगह की होगी, या हो सकता है चिमाजी अप्पा की जगह पर रुके होंगे। हाँ, किसी की भी जगह और रह सकती है, वहां वो रुकी थी, वहां रुके थे, इसलिए उसको लक्ष्मीबाई का बाड़ा लोग का। बिल्कुल। अब इन सारी स्थितियों के आधार पर अगर वहां जन्म हुआ होता तो उसको मणिकर्णिका का बाड़ा बोला जाता। जैसे हमारे मोहल्ले में एक मकान है, उनकी माता भुसकुटे थी, बुआ, वो भुसकुटे का बाड़ा कहा जाता था। उन्होंने अपने भाई के लड़के को गोद लिया, कई दिन तक तो उस लड़के को भी लोग भुसकुटे ही कहते थे लेकिन बाद में उसको लोग पटवर्धन बाड़ा कहने लगे। अब आज की तारीख में अब जब आपने पटवर्धन शब्द आया, इतिहास को कितना आज भी मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कई चीजों का संदर्भ शिवाजी से जोड़ दिया जा रहा है। क्या औरंगजेब के समय में जब शिवाजी औरंगजेब की कैद से भागे थे, उसके बाद शिवाजी के लिए संभव था कि खुले रूप से बनारस में आकर के किसी नवनिर्माण का कार्य करते? उनके राजा जयसिंह की बनाई हुई इमारत जो है बिंदु माधव मंदिर को, तो दरबारे को तो तोड़वा दिया उसने, उसको तोड़ा गया ना। तो क्या शिवाजी को कोई निर्माण कार्य करने की इजाजत देता? कुछ लोग कहते हैं बिंदु माधव मंदिर वर्तमान का शिवाजी का बनवाया हुआ है। आप चले जाइए सांगली, वहां पटवर्धन सरदार का बनाया हुआ बहुत बड़ा गणेश मंदिर है। पटवर्धन सरदार के परिवार के लोग रोज आते हैं, उनसे बात कीजिए, बोलते हैं हमारे यहाँ से बनारस के पटवर्धन लोगों से कोई संबंध नहीं। बनारस में जो पटवर्धन है वो ऑन द स्टेट के, और ऑन द स्टेट में श्रीपतराव पंत प्रतिनिधि कब हुए? 1707 के बाद। 1707 में जब औरंगजेब का निधन हो गया, तब बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए, जिन्होंने ताराबाई इन सारी चीजों में एक व्यवस्था स्थापित की महाराष्ट्र में, वहां तक स्वराज शासन में, और सातारा राज्य की एक गद्दी बनाई जिसमें साहू महाराज बैठे, और ताराबाई को कोल्हापुर की गद्दी दे दी। भैया आप लोग का दोनों का राज्य अलग अलग है, इधर आपका उधर आपका। साहू महाराज जब बैठे तब उनके राज्य में पेशवा बालाजी बाजीराव के बाद यह बाजीराव पेशवा जो है बने, और फिर बालाजी बाजीराव बने। इस प्रकार का होता गया, क्रम से लोग बनते चले गए। तो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इस प्रकार से जो पेशवा बने ये सातारा स्टेट में बने, मतलब सातारा राज्य जब बना। और वहां पर आप जाकर के देखिएगा तो वहां लिखा हुआ है श्री बिंदु माधव मंदिर सेवा संस्थान, क्या, ऑन द स्टेट सातारा। अच्छा, अगर सातारा नहीं लिखा होता तब तो मान लेते पहले का बना है। जब सातारा लिखा है, इसका सीधा अर्थ है कि सातारा में गद्दी स्थापित होने के बाद ऑन द स्टेट के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। तो बहुत सी चीजें हैं। तो असल जो हम लोगों का मुद्दा है, अब हम ऐसे कौन कौन से तथ्यों को बतौर प्रमाण मान सकते हैं जो ये साबित करते हैं कि मणिकर्णिका का जन्म 80 क्षेत्र में नहीं हुआ था? देखिए, जहां तक प्रमाण की बात आपने कही है, तो प्रमाण के मुद्दे पर तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको प्रमाण मानने की आवश्यकता है, लेकिन प्रमाण माना कैसे जाए? अब इस पुस्तक से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है, क्योंकि सबसे पहली पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में जो जन्मतिथि है वह जन्मतिथि उनको लक्ष्मीबाई की माता जी से प्राप्त हुई, सौतेली माँ से, तो उसको गलत कैसे माना जाएगा? मोरोपंत तांबे का निधन हो गया 1858 में, उसके बाद ही यह सारी प्रक्रिया 1884 में शुरू हुई। ये 25 साल बाद शुरू हुई। उन्होंने जानकारी मांगी तो दामोदर राव ने उनसे मांगा होगा, अपनी सौतेली नानी से। तो पहले के समय में आप हमारे आपके सबके घर में जो महिलाएं थी, महिलाएं छोड़िए पुरुष भी, जो रोज नियमित पुस्तक पढ़ते थे, गुरुचरित्र पढ़ते थे या रामायण महाभारत पढ़ते थे, उसमें रुपया पैसा और महत्वपूर्ण कागजात नाप करके रखते थे। तो उसमें से उन्होंने उनको टिप्पण दी होगी, उसमें तो टिप्पण बनती थी। और दूसरी चीज, टिप्पण बनने के बाद आज भी यह चीज देख लीजिए, जिनकी कुंडली बनती है, लिखा जाता है फलाने, जैसे चैत्र कृष्ण सप्तमी फलाने फलाने तद अनुसार, अंग्रेजी तारीख का वर्णन बाद में आता है कुंडली में, पहले नहीं आता है। इसमें भी जो लिखा हुआ है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी संवत 1891 तद अनुसार 19 नवंबर 1835, ये कुंडली की भाषा है, जिस तरह लिखा जाता है उसी भाषा को उन्होंने उतारा है, तो उस कुंडली की तारीख को गलत कैसे माना जाए? तीसरी चीज, इन्होंने कोई गलत नहीं लिखा है, इन्होंने सुसंगतता को जोड़ा नहीं है। चिमाजी अप्पा के साथ मोरोपंत तांबे आए थे, वो पेड़ के रहने वाले थे, कोंकण के, वो उनके साथ आए और उन्हीं के साथ वापस चले गए। सही बात है।
लेकिन चूंकि नाम एक हो गया, आपने इसकी मान वजह लिया, से भी भ्रम हुआ। तो आपने इनको उनसे जोड़ लिया। इनका नाम मोरेश्वर था, मोरोपंत नहीं था। सबसे पहले जानने, बहुत सी परंपराओं को जानने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ है, दादाजी मर गए तो पोते का नाम दादाजी के नाम पर रख दिया जाता था, हमारे यहाँ परंपरा थी। जैसे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव, बाजीराव के बेटे बालाजी, उनके अपने पिताजी के नाम पर रखा बालाजी। उसी तरीके से रघुनाथ राव पेशवा ने अपने बेटों का नाम बाजीराव के, और मतलब बालाजी विश्वनाथ के बेटों के नाम पर रखा। एक का नाम बाजीराव रखा, बड़े का, और छोटे का नाम चिमाजी रखा। उनके भी बड़े बेटे का नाम बाजीराव और छोटे बेटे का नाम चिमाजी था। उसी चिमाजी के बेटे सदाशिवराव ने पानीपत की लड़ाई में जो है अगवा थे, पानीपत की लड़ाई का नेतृत्व उसी ने किया था, चिमाजी अप्पा के बेटे ने, सदाशिवराव भाऊ ने। तो यह नामों का भेद लोगों को समझना होगा। दूसरा, जहां के बारे में आपको जानना है, वहां की संस्कृति आपको समझनी होगी, वहां का संस्कार क्या है। अगर हम वहां का संस्कार नहीं समझेंगे तो नहीं चलेंगे। जैसे यहां पर होली खेली जाती है, शाम को 2-3 दिन तक लोग मिलते हैं। महाराष्ट्र में 2-3 दिन मिलने का दक्षिण भारत में होली पर चलन नहीं है। वहां अगर आप लोगों कर जाएंगे, लोग आश्चर्य करेंगे कि आज क्यों आया है। रानी लक्ष्मीबाई के निधन की तारीख को भी लेकर अंतर है। देखिए, निधन की तारीख को लेकर जो अंतर है, उसको अंतर केवल अपने लोगों के और अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए तारीख के आधार पर, कुछ लोगों की तो मूर्खता की पराकाष्ठा ही मैं कहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाती है, मूर्ति, तो मूर्ति शास्त्र क्या कहता है। मूर्ति शास्त्र कहता है कि अगर किसी योद्धा घोड़े पर सवार प्रतिमा है और उस घोड़े की एक टांग हवा में उठी है, तो इसका मतलब है कि रणक्षेत्र में घायल होने के बाद उसका निधन हुआ है। अगर उसकी 2 टांग उठी आगे की, इसका मतलब उसका निधन रणक्षेत्र में ही हुआ है। और अगर 4 टांग जमीन पर है, तो इसका मतलब उस योद्धा का निधन इतर किसी कारण से हुआ है। क्या बात है। तो लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा दिखाया जाता है, आगे की दोनों टांग उठी हुई है। और आप देखिएगा बाकी जगहों पर जितने स्मारक बने हैं, सब में पीठ पर दामोदर राव दिखाया है, लेकिन ग्वालियर में जो पीठ जो है बनी है, उस पर पीठ पर दामोदर राव नहीं है। इसकी वजह क्यों नहीं है, इसका आपको संदर्भ मिल जाएगा। महाश्वेता देवी ने इस चीज को बहुत अच्छे से लिखा है। महाश्वेता देवी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि 17 जून की सुबह लक्ष्मीबाई को यह आभास हो गया था कि आज की लड़ाई अंतिम लड़ाई है, क्योंकि चारों तरफ से घिर गई थी ग्वालियर के किले में। अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब जब वो किले में चारों तरफ उसने देख लिया कि किले को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया है और यहां से बचने का कोई सवाल नहीं उठता है, उन्होंने जब ग्वालियर नरेश को ही आगे कर दिया, तो ग्वालियर की सेना ने भी हथियार डाल दिए। ग्वालियर की सेना ने जब हथियार डाल दिए, इनके पास सेना थी कितनी, वहां पर कितनी बड़ी सेना से लड़ते, तो हर आदमी के पास अलग अलग मोर्चे पर लड़ करके अपने आप को निकलने की ही बात थी। वे किला गेट से बाहर निकली, किला गेट से बाहर निकली, लड़ते 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 घाट पर नदी के किनारे आई, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। घोड़ा पार नहीं कर सका, ये घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, नाला कर न सका वह पार। वो नाला पार नहीं कर सका, और नाला पार नहीं हो सका तो बगल में जो आश्रम था, उस आश्रम तक वो पहुंच नहीं सकी। तब तक उसके पेट में गोली लग गई और सर के ऊपर जो तलवार लगी, पूरा सर फट गया। सर में जो भीतर का है सब अवयव बाहर आ गए थे, और ऐसे ही घोड़े पर लटक करके वो उस पार पहुंची। तमाम पुस्तकों में यही लिखा है। कुछ ने तो यह भी लिखा है कि उसके बाद गंगाधर राव को बुलाया गया, दामोदर राव को, दामोदर राव ने आकर के अंत्यक्रिया संपन्न कराई। इतना समय कहाँ था। जब दामोदर राव को उसने मुंदर के साथ बाहर भेज दिया अपने दूसरे सरदारों के साथ कि उसको सुरक्षित ले जाओ, 17 जून की सुबह ही भेज दिया कि आप लोग एरिया छोड़ दीजिए, पूरा सुरक्षित निकल जाइए, और वो जंगलों में चले गए। जब वहाँ पर गए, रानी लक्ष्मीबाई जब इस हालत में वहाँ गई, तो वहाँ पर एक आश्रम आज भी है बगल में हट करके स्मारक से, पहले जहाँ स्मारक आज बना है वहीं पर आश्रम था। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि आश्रम में जो सन्यासी थे, लोगों ने मोर्चा लिया और मोर्चे में बहुत से सन्यासी मारे गए। उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि इतने लोग मारे गए, आज 700-800 लोग मारे गए करके। और उसके बाद यहाँ पर जो है आचार्य ने उनको जो है अग्नि समाधि दे दी। वहाँ पर आचार्य ने अग्नि समाधि दी, इस बात का भी उल्लेख अन्य जगहों पर नहीं मिलता है।
जो वहाँ लिखा हुआ है वो किसी पुस्तक में नहीं लिखा, किसी लेखक ने नहीं लिखा अपनी पुस्तक में। कुछ लोगों ने दिया है कि वहाँ सन्यासियों के साथ भी मुठभेड़ हुई अंग्रेजों की। सवाल ये उठता है कि जब इतनी घायल स्थिति में थी, सर के बाल खुल गए थे, तो अंग्रेज उसको छोड़कर कैसे जाते? तो रानी को खोज रहे थे। ये तो समझ में आ गया, बाल खुल गए थे मतलब कोई महिला है, तो हो सकता है ये भी रानी हो। तो उसके पीछे घूम करके गए होंगे, नाला पार करके, बाग पगडंडी से होकर के 10 मिनट लगा होगा, जाहिर सी बात है 10 मिनट 15 मिनट लगा। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रास्ता उस समय 10-15 मिनट का रास्ता था। तो आश्रम में कुछ प्रतिकार भी हुआ होगा, कुछ लोग मारे भी गए होंगे, कुछ लोग मरे भी होंगे। पहले भी आश्रमों में तलवारें और चिमटे बड़े बड़े रहते थे, लोग लड़ सकते थे। उस वक्त कुछ लोगों ने लिखा है, और खासतौर से अभी मैं चित्रकूट और बांदा जब गया था, लोगों ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार तो अली बहादुर जंग ने किया है। अच्छा, वहां पर सन्यासी की झोपड़ी गिरा करके आग लगाने का काम उसने किया है, अंतिम संस्कार उसके द्वारा संपन्न हुआ, विधि नहीं संपन्न हुई। देखिए, होता है विधि और संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब अग्नि संस्कार है, विधि का मतलब मंत्र विधि है। तो वह मंत्र विधि करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, समय नहीं था उतना। तो वही हुआ। अब जब 17 जून की इस घटना का उल्लेख इन्होंने किया है, तो 18 जून कहां से आई? 18 जून आने के पीछे 2 कारण हैं। जब अंग्रेजों ने यह संदेश भेजा, परहैप्स देयर इज नो मोर क्वीन ऑफ झांसी, जब झांसी की रानी आगे जिंदा नहीं है, तब लोगों ने मान लिया कि आज की तारीख में वो मर गई। जो डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है वही तारीख मानी जाती है। तो अंग्रेजों के लिए तो 18 तारीख थी, और डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर पूरे हिंदुस्तान के लिए 18 जून की तारीख है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्मारक में लिखा है, महाश्वेता देवी के उपन्यास के आधार पर 18 तारीख, तो महाश्वेता देवी ने अपनी पुस्तक में कहीं भी 18 तारीख का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने तो सवाल पूछा है कि जब अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि 17 जून को ही झांसी का निधन हो गया, तो ये 18 जून की तारीख आई कहाँ से? उन्होंने सवाल पूछा अपनी पुस्तक में। क्योंकि वहाँ जो स्मारक बना है उस पर 18 जून लिखा है। तो स्मारक कब बना? 1932 में। किसके कार्यकाल में बना? अंग्रेजों के शासन में। बनवाया किसने? सिंधिया स्टेट के राजा ने। सिंधिया स्टेट के राजा ने ही बनवाया। सिंधिया स्टेट के राजा ने वहीं के लोगों के द्वारा मदद से बनवाया। वहाँ के लोग वहाँ पर फूल माला चढ़ाने जाते थे 18 तारीख को, तो वह 18 तारीख ग्वालियर के लिए एक तरीके से व्यवहार में प्रमाणित तारीख हो गई, क्योंकि लोग उसी तारीख को जाते थे। और अंग्रेजों के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट जिसको कहा जा सकता है इशू करने की तारीख भी वही थी कि अंग्रेज मान गए कि आज लक्ष्मीबाई मर चुकी है, तो लक्ष्मीबाई के निधन की तारीख लोगों ने 18 मान ली। लेकिन आपको मैं बताऊं, आश्चर्य होगा, कानपुर में जाइए आप नाना राव पार्क में, वहाँ पर 19 जून लिखा है। एक दिन और आगे बढ़े, एक दिन और आगे। माने जो लक्ष्मीबाई के युद्ध में शरीर की स्थिति का वर्णन अनेक पुस्तकों ने किया है, उस पुस्तक में तो आज की तारीख के जो हाई फाई चिकित्सालय है ना, वेंटिलेटर लगा करके भी 24 घंटा जिंदा नहीं रख पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुकी थी। उसमें यातायात के इतने साधन नहीं थे कि उसको 19 तारीख तक जिंदा रखा जा सके। कहते जिसके शरीर से सब बाहर निकल गया हो, पेट से आंत बाहर आ गई हो, वो कितने देर जिया होगा? जब तक उसका जीवट साथ दिया होगा तब तक ही जिया होगा। सही बात है। जो उसका जीवट होगा, तो उसका जीवट तो ये चाहता था कि हमारे शरीर को कोई दूसरा आदमी हाथ न लगा सके। तू तो खुद ही चाहती थी मुझे जला दिया जाए, जल्दी जल्दी मेरा देहांत हो जाए, लोग मुझे जला दें। इतने घाव होने के बाद क्या उसमें जीने की जिज्ञासा बची होगी? क्या इसको कहते हैं ना, जीवन की जिज्ञासा बची है, भी जिज्ञासा बची है, तब तो जीता है यार। बिल्कुल, वहाँ तो उसको समझ में आ गया था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। सर फट चुका है, आंख बाहर आ गई है। सर इस कदर फटे का वर्णन किया है कि सर के भीतर का बाहर आ गया, एक आंख बाहर लटक रही है। उस विभत्स चित्र की कल्पना नहीं की जा सकती जो लोगों ने लिखा है। पेट से आंख बाहर आ गई तो दुपट्टा साफा बांध करके पेट को बांधा है, लेकिन फिर भी लटक रही है, खून से लथपथ है, पूरा घोड़ा खून से लाल है, तो घोड़े पर लटक करके गई है। इसका मतलब है कि 17 जून को लड़ाई की अंतिम तारीख थी, और जो मूर्ति शास्त्र कहता है कि घोड़े की 2 टांगें आगे की उठी है, इसका मतलब जिस दिन लड़ाई हुई उसी दिन युद्ध में मारी गई। तो ये 17 जून की तारीख निकलती है, न कि 18 जून की और न 19 जून की। इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद कम से कम भारत सरकार को और हम लोगों को ये मानना चाहिए कि उसकी असली जन्म जो शहादत तिथि है 17 जून, उस पर हमको आयोजन करना चाहिए। शहीद
का सम्मान वही है जो जिस तारीख को शहादत हुई है उसकी, उसी तारीख को उसका स्मरण करें। एक दिन बात करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे तो साल भर कर सकते हैं और करते हैं, वैसे तो आप साल भर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर हुआ ना स्मारक, आप 100 बनाइए, लेकिन जन्म स्थान स्मारक यहाँ नहीं बन सकता। जन्म स्थान यहाँ होगा वहीं बनेगा। अब जैसे कल दिन बनारस में लोग कहें कि यही शहादत स्थल है लक्ष्मीबाई का, तो लक्ष्मीबाई का शहादत स्थल तो ग्वालियर में ही बनेगा, बनारस में नहीं बन सकता। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान बनारस में ही बनेगा, ग्वालियर में नहीं बन सकता, झांसी में नहीं बन सकता, स्मारक कहीं भी बन सकता है। तो हमने शुरू से भी कहा है कि 80 जो जन्म स्थान बताया जा रहा है वो गलत है, भ्रम फैलाया जा रहा है। उसकी जगह उसको केवल स्मारक कहा जाए। और मुझे खुशी है कि कुछ समाचार पत्रों ने भी अभी एक जगह छापा, उसके बारे में विवरण छपा है, तो उसमें उन्होंने उसको केवल स्मारक का नाम दिया है। और पूरे शहर में जितने भी फ्लैक्स लगे हैं सब जगह लक्ष्मीबाई स्मारक का वर्णन है। सिर्फ 80 क्षेत्र में जो 2 बोर्ड लगे हैं, नगर निगम के हों चाहे विकास प्राधिकरण के हों, उसमें जन्म स्थान लिखा है। यह काशी के साथ ही नहीं पूरे देश के साथ अन्याय है। एक मरे हुए शौर्यशाली प्रतीक जो है हमारे देश का, उसके साथ अन्याय है। एक मरे हुए व्यक्ति के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। आप मरे हुए व्यक्ति के भी अधिकार होते हैं, उसका भी आप जो उल्लंघन नहीं कर सकते। आप किसी को किसी भी दिन मार दीजिए, किसी को किसी भी दिन पैदा कर दीजिए, ये नहीं हो सकता। तो अब आखिरी सवाल मेरा आपके साथ ये है कि आज की तारीख में क्या ऐसे साहित्य मौजूद हैं जिनके आधार पर इस प्रकरण को पुनः स्थापित किया जा सके कि मणिकर्णिका का जन्म काशी के मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र में ही हुआ था, मनु का जन्म 80 में नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जन्म स्थान के बारे में आपको समकालीन साक्ष्य और तर्कों पर ही जाना होगा। हमारे यहाँ घाट की परंपरा, जो घाट पर नाम मणिकर्णिका बाई और किसी का नाम बनारस में आपने सुना है क्या? ये हमारे यहाँ के तीर्थों के आधार पर या अन्य आधारों पर नाम रखने की परंपरा है। मोरोपंत ने अपनी पत्नी का नाम गंगा के किनारे होने के कारण भागीरथी बाई रखा, और मणिकर्णिका घाट पर जन्म होने के कारण ही इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। जो लोग कहते हैं कि 80 पर जन्म हुआ लेकिन तीर्थ के आधार पर, तो वहाँ पर 80 रखा जा सकता था, 80 बाई नाम होता, हाँ, भद्रावती नाम होता, बहुत से नाम वहाँ भी तीर्थ है। वहाँ पर वो भी तीर्थ है जो पुत्र संतान प्राप्ति के लिए लोरार का तीर्थ है, उसके नाम पर नाम रखा जाता। यहाँ से उतना दूर उठकर जाने की क्या जरूरत थी? दूसरी चीज, केसरी में सबसे पहले 2 लाइन की एक कविता छपी थी उस समय में। क्या छपा था मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका संदर्भ केसरी से ही मैंने लिया है। मणिकर्णिका जन्म स्थान फूल बाग गे थे निर्वाण, कृष्णा सोडुनी काशी गेली झांसी केली महान। ये मराठी की 2 पंक्तियां हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मणिकर्णिका जन्म स्थान, कि इसका जन्म स्थान मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका जन्म स्थान फूलबाग ये थे निर्वाण। जो वो एरिया है ग्वालियर का, वो बृहत्तर एरिया फूलबाग के नाम से जाना जाता है, जिसको लोग सराय भी कहते हैं, कि उसकी सराय में जो है तो वह सराय को धर्मशाला के रूप में, तो फूलबाग पूरे एरिया का नाम है। फूलबाग ये थे निर्वाण, कि फूलबाग में इनका देहावसान हुआ। कृष्णा सोडुनी काशी गेली, कृष्णा नदी का किनारा छोड़ करके, वाई कृष्णा नदी के तट पर है जहाँ इनका मूल गांव है। कृष्णा सोडुनी काशी गेली, कृष्णा नदी का किनारा छोड़कर काशी गई और झांसी केली महान, और झांसी को महान बनाया, वरना झांसी को कौन जानता था। और यह सन 1882-80 की कविता लिखी हुई है। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कविता अगर आप पूरी देख लिए तो उनकी 1835 जन्म तारीख निकलती है। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो 23 साल की उम्र कब होता है? 35 में 23 जोड़िए तो 58 आता है। ऐसे बहुत से साक्ष्य जिसको आपको समकालीन, मैंने कहा ना, उसका आपको समकालीन विश्लेषण करना होगा। अब आप उसको बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी एक सेमिनार हुआ, एक जगह सेमिनार का वर्णन बताऊं मैं आपको। एक सज्जन आए, वहां पर भूगोल के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने आते ही वो स्मारक वाली चिप लगवाई, पेन ड्राइव। बोले देखिए स्मारक बन रहा है, 50 साल तक नहीं बना। अरे कौन कह रहा है स्मारक बनाने से किसी को तकलीफ है? मैं भी प्रसन्न हूं, जितने आप प्रसन्न होंगे मैं उतना ही प्रसन्न हूं, लेकिन उसको जन्मस्थान कहने से मैं दुखी हूं। वो जन्मस्थान नहीं है। दूसरा, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। अरे आस्था का प्रश्न क्या है? कल दिन हमारी आस्था का प्रश्न कुछ हो जाए तो आप मान जाएंगे क्या? मेरी आस्था हो जाए कि आप शुकर की संतान है, तो आप मान जाएंगे कि आप शुकर की संतान है।
आस्था से तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं हलवा, जो पूरे विश्व में राम के लिए जो पहचान का मुद्दा था, वहां पर भी लिखा था यहां हिंदुओं के पैगंबर ने जन्म लिया था, वहां बोर्ड लगा था जन्मभूमि मस्जिद। किसकी जन्मभूमि? जहां पर हिंदुओं के पैगंबर ने जन्म लिया था। आस्था से सिर्फ नहीं होता है, आपको तर्क देने होंगे। एक सज्जन ने कहा कि हमारे पास बहुत से साक्ष्य हैं कि हमने वहां पर लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। मैंने उनसे दो ही चीज पूछी। हमने कहा लक्ष्मीबाई की गड़ी हुई नाल आपको मिली क्या? लक्ष्मीबाई जी से खंजर चलाना, चाकू चलाना सीखे, वो चाकू आपको मिला क्या? तो वहां आपको क्या मिला कि लक्ष्मीबाई को? वहां तो पुरातत्व विभाग का मेरे पास लिखित में जवाब है कि पुरातत्व विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका इस पुस्तक में मैंने इन सारी चीजों का विस्तार से वर्णन किया है। और ये पुस्तक इतनी जल्दी लिखने की आवश्यकता ही मुझे यही पड़ी कि सेमिनार के माध्यम से लोगों को और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। इसलिए मैंने जितने साक्ष्य मेरे पास थे उन सबको लेकर लिखी है। मेरी करीब 400 पन्ने की पुस्तक तैयार हो रही है और गणेश जी की कृपा होगी तो इस साल के अंत तक आ जाएगी, जिसमें उनके वाई छोड़ने से लेकर ग्वालियर में निधन तक का मैं उसमें देने का प्रयास कर रहा हूं, लोगों से चर्चा करके, लोगों के बारे में जानकारी करके। इसमें बहुत सी चीज़ों को मैंने शामिल किया है और बहुत सी चीज़ों को मेरी अगली पुस्तक, एक छोटी सी पुस्तक अगली भी लिख रहा हूं मैं, उसको मणिकर्णिका जन्मस्थान के रूप में ही लिख रहा हूं, वो जल्दी ही आ जाएगी। उस पुस्तक में जन्मस्थान के विषय में और भी बहुत सी चीज़ें, जन्मस्थान ही नहीं, वाई से लेकर काशी तक और काशी से लेकर बिठूर तक, जितने साक्ष्य मैं लोगों के माध्यम से चर्चाओं के आधार पर संग्रहित कर सकूंगा सबको समावेश करूंगा। आपने अभी बातचीत में ये कहा कि साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से संबंधित, या उस मणिकर्णिका घाट पर जन्म को लेकर जो एक सार्वजनिक सूचनाएं दी जाती थी, उन सूचनाओं को दबा दिया गया, हटा दिया गया, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो बाजीराव घाट का अस्तित्व नष्ट किया गया। ठीक है। अभी भी आपने देखा जब अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया हुआ स्नान घाट तोड़ा गया तो उसको मणिकर्णिका घाट बता करके उसका बताया गया, विध्वंस मणिकर्णिका घाट का किया गया, जबकि वास्तव में स्नान घाट तोड़ा गया था। और बाजीराव घाट को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। नंबर 1, सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर एक इतना बड़ा पत्थर लगा था, मेरे ख्याल से 9x12 का रहा होगा, मैंने खुद देखा, कई बार देखा, और उन्होंने भी देखा होगा। या मुझे कोई आश्चर्य होता है कि या तो भगवान ने मुझे ऐसी कुछ दिव्य दृष्टि दी है कि मैंने वो पत्थर देखा और मोहल्ले के लोग नहीं देख पाए हैं जो कि वहीं रहते हैं। वहाँ पर पत्थर में लिखा था लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं हुआ था 19 नवंबर 1835 को। वो पत्थर भी मैंने देखा, पत्थर गिरा हुआ भी मैंने देखा। मैंने कहा ना कि ये विषय चूंकि नहीं था, वरना पत्थर में उठाकर अपने घर ले जाता। उसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान मैंने एक झूठ बोला कि मंदिर में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझको हलफनामा लिख करके दिया है कि यहाँ पर पत्थर लगा था। दूसरे दिन तो सवेरे 6 बजे मेरे घर पहुंच जाता है वही पंडित जी, अरे गुरुजी हमने आपको लिखकर कुछ नहीं दिया है, हमको मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया है। उसको पता कैसे चला? वो तो अखबार भी नहीं पढ़ता है। इसका मतलब है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आप मेरी गतिविधियों को भी वॉच कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, कार्यक्रम के दौरान जब मैंने मणिकर्णिका कुंड घाट का उल्लेख किया, दूसरे दिन सारा हट चुका था। उसके भी मेरे पास आरटीआई के जवाब है। चौक थाने का अतिक्रमण है और चौक थाने हमको जवाब दे रहा है कि इसको कोतवाली से पूछिए। चौक थाने की संपत्ति का अतिक्रमण होगा तो कोतवाली जवाब देगा क्या? नगर निगम का कोतवाली जो जवाब देगा क्या? वो चौक थाने में आता है, कोतवाली में नहीं आता है। रहने वाला कोतवाली का होगा अगर, तो कोतवाली वाला रहने वाली जगह से आप बात कीजिए। आपका घाट अतिक्रमण हुआ, उसका आपने जवाब नहीं दिया। और आपको ताजा तरीन उदाहरण बता मैं, 24 मई 24 तक, मतलब झांसी के किले से दिखाए जाने वाले लाइट एंड साउंड शो में यह कहा जाता था कि यहीं पर मणिकर्णिका घाट पर मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई ने एक कन्या रत्न को जन्म दिया जिसका नामकरण मणिकर्णिका रखा गया। इसमें से इतनी लाइन काट दी गई। अब मणिकर्णिका घाट के आगे काट दी गई है, मणिकर्णिका का जन्म हुआ, पूरी स्टोरी बदल दी गई। अब आपको बताओ वो स्क्रिप्ट किसकी थी? वो स्क्रिप्ट जो बनी थी राजेंद्र उपाध्याय की स्क्रिप्ट थी, जो दिवंगत हो गए। उनकी स्क्रिप्ट में उन्होंने साफ कहा कि मणिकर्णिका का जन्मस्थान मणिकर्णिका घाट है, और वो उनकी स्क्रिप्ट में था। वो स्क्रिप्ट को बदल दिया गया। आखिर क्यों बदला गया? किस आधार पर बदला गया? साल भर बदल दिया गया। साल भर पहले था। अभी साल भर पहले मैं ले गया था एक यात्रा, हम लोगों ने कार्यक्रम निकाला था श्रद्धांजलि यात्रा करके। यहाँ से हम लोग झांसी गए,
झांसी को पूरा बच्चों को दिखाए, घुमाए, और उसके बाद वहाँ से ग्वालियर में लोगों को दिखाए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो जो जानकारियाँ थी वहाँ पर लोगों को देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि झांसी किले में मैंने लोगों से कहा कि उसका जन्म स्थान बदला जा रहा है, देखिए यहाँ हटा दिया गया है। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। सरकार जो चाहे कर सकती है। सरकार कल दिन उसका जन्मस्थान, अब आपको बता दें जन्मस्थान सरकार की बात आई, आश्चर्य का विषय जिस समय यहाँ जन्मस्थान स्मारक कथित रूप से 80 पर बनाया जा रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश शासन अपने विद्यार्थियों को, कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को संस्कृत में पढ़ाती थी कि लक्ष्मीबाई का जन्म महाराष्ट्र के कृष्णा नदी के तट पर वाई में हुआ था। वो अभी किताब का पन्ना मेरे पास है। बताइए, ये एक ऐसा मतलब विषय है जिस पर अंतहीन है इसकी पड़ताल, और जितने खोदते जाएंगे उतने नए तर्क मिलते जाएंगे। जी, आप जब मनमानी करेंगे तब यही होगा। आप इसलिए मैंने कहा ना 4 लोग 5 लोग 10 लोग बैठे, या स्वतंत्र रूप से भी 10 लोग इस पर कार्य करें, फिर एक जगह उसको समेकित किया जाए, तब सही चीज पता चलेगी, तब किसी की हठवादिता नहीं रहेगी। मैंने कोई स्मारक नहीं बनवाया, जिन्होंने बनाया उनका तो हठवादिता का कारण है कि अब यहां पर स्मारक बनाए हैं तो भैया यहीं पर है। मैं तो कह रहा हूं कि सच सामने आना चाहिए। अगर मैं सच से परे हूं तो मैं सारे सच को स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन जब आप सच से परे हैं तो आपको भी सच स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए हमारे साथ। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर जितने भी विचार इस समय सक्रिय हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तय करना ज़रूरी है हमें अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कि सत्यता क्या है। जिसका जो स्थान जन्म का नहीं है उसको जन्म का स्थान बताना उतना ही अन्याय है जितना किसी का गलत परिचय देना है। एक बनारस का व्यक्ति होने के नाते, एक बनारसी होने के नाते, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी उतना ही कष्ट का विषय है। काशी की बेटी को काशी उसी सम्मान के साथ अपनाती रहे जिसकी वो हकदार है। इसी कोशिश के साथ हम आज इस एपिसोड को यहाँ विराम दे रहे हैं, और अगले एपिसोड में हम इस विषय पर और भी लंबी और गंभीर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।